Hello friends, welcome back to the another video of cell cycle and cell division. Welcome back to the my channel BSS Biology Sample Solution. Today we will talk about the another topic of cell division and cell cycle. So कैसे हैं आप? Let's get started. तो आज के वीडियो में जैसा कि हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के बारे में, तो उसमें ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा नया टॉपिक है आपके सेल डिवीजन का ही पार्ट 4 लेके आया हूँ मैं, जिसमें हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे और उस क्वेश्चन का आंसर से ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट, चल शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं और ये रहा आंसर ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, इन विच फेज डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर। मतलब ऐसा कौन सा फेज है जिसमें क्रोमोसोम का डिफरेंशिएशन नहीं होता? तो वो है ए माइटोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर ध्यान से आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि ऐसा क्यों है। ओके, अंडरस्टैंड। सो अनदर क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन की बात करें क्या था, तो ये चीज़ मैंने शायद आपको बताई थी पिछले वीडियो में और एक्सप्लेन भी किया था, एंड व्हाई इट इज important to explain what is equational division. Let's see the answer. The answer of this question is mitosis is the process of cell division wherein the chromosome replicate and gets equally distributed. यहाँ पे ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इक्वेशनल डिवीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई into two daughter cells is most important. Understand? Remember one thing and note it down कि what is actually a equational cell division. The chromosome number in each daughter cell is equal to that in the parent cell. इक्वेशनल डिवीजन में मैंने बताया था कि जो पेरेंट सेल होते हैं उनके अंदर जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके डॉटर में भी होता है. दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशनल डिवीजन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो कि इस वीडियो में हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि इस क्वेश्चन के आंसर हमें मिले, समझ आए नहीं आए. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे. सो मूव करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ. तो आज का हमारा टॉपिक है कैरियोकाइनेसिस. ओके, इसके टॉपिक्स के बारे में, इसके पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने टर्मिनोलॉजी सीखी? नहीं सीखी तो यहाँ सीखेंगे ना. यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है उसका मतलब क्या होता है? सबसे लेट्स सी, इसमें दो चीज़ें, अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता उसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में. ओके, लेट्स सी. पहला है कैरियो, दूसरा है काइनेसिस. तो यहाँ पे कैरियो का मतलब होता है योर न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन. क्या? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन. जहाँ पे न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होता है दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. अंडरस्टैंड? या अब इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इसका पॉइंट क्या कहता है. इट comprises of four phases. Karyokinesis is comprises of four phases, that is prophase, metaphase, anaphase, telophase. ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे शॉर्ट ट्रिक्स में भी याद कर सकते हैं. PMAT है ना, PMAT के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो उसी से याद कर लो PMAT. ओके, नाम किसी का नहीं है इसमें 80, ऐसे एक ट्रिक बना दिया PMAT कि कैरियोकाइनेसिस ऑफ फेजेस PMAT. P for prophase, M for metaphase, E for anaphase, T for telophase. Understand? Let's move to the another point of karyokinesis. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्रोफेज के बारे में, क्योंकि इसमें तीन फेजेस हैं. तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेज है दैट इज योर प्रोफेज. क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर उसका बेस प्रॉपरली बिल्ड नहीं होगा तो उसकी टॉप अच्छी नहीं होती है. ओके, लेट्स मूव टू द प्रोफेज. व्हाट प्रोफेज मींस? इट इज द लॉन्गेस्ट
फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवाइड होना ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रोफेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है। इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और आपका दूसरा पॉइंट, इस प्रोफेज का दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपसे? chromatin fibers thicken and shorten to form chromosomes which may overlap each other। यहाँ पे क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं वो थिक होते हैं। अंडर आपको याद होगा कि सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने क्रोमेटिन थ्रेड्स के बारे में भी पढ़ा होगा, या सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो क्रोमेटिन थ्रेड्स को भी देखा होगा कि जब सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है तो क्रोमेटिन जो थ्रेड्स होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स वो कंडेंस होते हैं, मींस थिकन होते हैं। क्यों? टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनाना है, क्रोमोसोम क्योंकि न्यूक्लियस में ज़रूरी है, बिकॉज इट कैरीज इंफॉर्मेशन ना, इसी वजह से। विच में ओवरलैप ईच अदर एंड अपीयर लाइक अ बॉल ऑफ वूल। तो जितने भी क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और एक वूल की बॉल की तरफ दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे हम। इमेज में पूरा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इमेज में हम अच्छे से देखेंगे, और जो चीज़ पढ़ी वो इमेज में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, हमें समझ में आएगा कि क्या है। मूव टू दी अनदर पॉइंट। अगला पॉइंट आपका प्रोफेज का कहता है each chromosome divides longitudinally into two chromatids which remain attached to centromere। मतलब जो क्रोमोसोम होता है वो longitudinally याद रखना, longitudinally क्रोमोसोम टू क्रोमेटिड्स में डिवाइड होता है, लेकिन अलग नहीं, वो जुड़ा ही होता है किससे? सेंट्रोमियर से। हाँ, ध्यान देना। अगला पॉइंट कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग एक्सेप्ट इन डायनोफ्लैगेलेट्स। ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब इंटीग्रेट नहीं होता, वो डिसइंटीग्रेट होता है। लेकिन डायनोफ्लैगेलेट्स जिनके पास दो फ्लैजुला होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। और बाय द वे ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आंसर में ऐसे पॉइंट्स डालने से हमें थोड़े से अच्छे नंबर मिल जाते हैं। सो मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। इसमें न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट किया जाता है, डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, इंटीग्रेट नहीं, अलग अलग होने लगता है, उसमें डिवीजन होगा। इसी वजह से इसका नाम दिया है कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, सबसे पहले डिवीजन उसका होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन बिगिन। स्पिंडल फॉर्मेशन इज बेसिकली एक नेट लाइक, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके क्रोमोसोम्स को टाई अप करके रखता है, ताकि क्रोमोसोम एक इक्वेटर पे आ जाए। ठीक है, समझ आया? अब इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आपके कैरियोकाइन प्रोफेज का अगला पॉइंट क्या कहता है आपसे। अगला पॉइंट रहा आपका ये कि इन साइटोस्केलेटन गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर डिसअपियर्स, है ना। इसमें क्या होता है कि जो साइटोस्केलेटन होता है वो डिसअपियर होने लगते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये सारे के सारे डिसअपियर होने लगते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ और सिर्फ सेल डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड हो जाएगा उसके न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन, जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो हमारे डीएनए और क्रोमोसोम इटसेल्फ साइटोस्केलेटन्स को बना लेगा वापस। इस वजह से इनकी ज़रूरत हमें नहीं होती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल मूव टूवर्ड अपोजिट साइड। हाँ, प्रोफेज आपके हर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन हम एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में जो सेंट्रियोल होता है वो दोनों पोल पे चला जाता है। अब ये सारी चीज़ों को हम आपके डायग्राम में, इस डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इन एनिमल्स जो सेंट्रियोल होते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो सेंट्रियोल है ये दो पोल्स पे जा रहा है और ये धीरे धीरे मूव करके दोनों पोल्स की तरफ चला जाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? और ये क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे होंगे, क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स किसकी वजह से बने हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स के कंडेंस होने की वजह से। ये प्रोफेज का डायग्राम है, याद रखना। नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, बना भी लेना, और हाँ, इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर देना, ताकि मुझे लगे तो आप लोग देख भी रहे हैं मेरी वीडियो। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले फेज की तरफ, दैट इज योर मेटाफेज। एनाफेज के बाद मेटाफेज की बात करते हैं। अब इस मेटाफेज में क्या क्या है, सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मेटाफेज का सबसे पहला पॉइंट ये कहता है
क्रोमोसोम्स बिकम मैक्सिमली डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, साइज कैन बी मेजर्ड, मतलब ये ऐसे हो जाते हैं क्रोमोसोम, मैक्सिमाइज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनका साइज ऐसा हो जाता है कि हम उसे मेजर कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, अपने स्केल से लेके जाके मेजर नहीं करना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वहां भी ये मेजर किए जा सकते हैं, आपकी स्केल से नहीं। मेटाफिजिक्स के अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट कहता है क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ स्पिंडल कॉल्ड कंग्रेशन एंड बिकम अरेंज्ड, मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इक्वेटर पे आ जाते हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाते हैं, या एक तरीके से कह सकते हो कि एक सीरीज में आ जाते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। और साथ ही साथ क्या होता है, उसके उनके जो आर्म्स होते हैं वो पोल की तरफ खींचे जाते हैं, जैसे नहीं कहते आपके पास दो मैग्नेट हो, और बीच में एक मैग्नेट, तीन मैग्नेट हो, दो मैग्नेट अलग अलग पोल पे रखे हो, बीच में एक मैग्नेट हो, तो जो मैग्नेट है वो दोनों तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, वो खींचेगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक पीछे नीचे की तरफ आएगा, तो वहां पे एक कॉन्ग्रेशन बनता है, तो खिंचते हैं वो। ठीक है, इसको डायग्राम में और अच्छे से हम देखेंगे कि ये कैसे होता है, तो उससे पहले हम इसके अगले पॉइंट्स के बारे में देख लें। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, स्पिंडल फॉर्मेशन मैंने बताया एनाफेज में होता है, वही स्पिंडल फॉर्मेशन आपका जो है काइनेटोकोर्स से अटैच होता है, जो साथ ही साथ आपके क्रोमोसोम्स को स्प्लिट कर देता है दो अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, समझ आया? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, समझ आया? ठीक है, अगला पॉइंट है मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने एनाफेज में बताया कि वहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमेटिन थ्रेड्स कंडेंस हो जाते हैं, और मेटाफेज में क्रोमोसोम का साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस वजह से मेटाफेज एक बहुत ही बेस्ट फेज है जहाँ पे हम क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर, साइज एंड नंबर को ध्यान से देख सकते हैं। अब वही चीज़ अगर हम डायग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखें तो आपको दिख रहा होगा, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो आपको सन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज योर सेंट्रियोल। ठीक है, दोनों पोल की तरफ मूव कर गए, और ये जो है आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम को जोड़ के एक पोल से दूसरे पोल से जोड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड योर स्पिंडल फाइबर। समझ आया? नहीं आया तो ये डायग्राम पॉज करके वीडियो देख लें, लेकिन ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूव करते हैं अगले फेज की तरफ। तो अगला फेज है आपका एनाफेज। क्या है? एनाफेज। ठीक है, अगर हम एनाफेज की बात करें तो एनाफेज ये थर्ड फेज है आपके सेल साइकिल का। तो इस एनाफेज में क्या होता है कि आपको जो सेंट्रोमियर होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं मिडल से। मिडल से अभी अभी तक आपने क्या देखा कि इसके पहले पिछले वाले डायग्राम में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम सबको दिखाई दे रहे हैं ये स्प्लिट नहीं हुए हैं, सेंट्रोमियर से अभी अटैच्ड हैं, बट लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो गए हैं, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो गए हैं, बीच बीच में से स्प्लिट नहीं हुए हैं। तो अगला आपका एनाफेज में क्या कहता है कि क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं मिडल से, दो क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका एनाफेज का आपका अगला पॉइंट ये कहता है both the chromatids move toward opposite poles due to repulsive force called anaphasic movement। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी मैंने मैग्नेट का एग्जांपल दिया था ना, सेम चीज, वो क्यों हो जाते हैं, तो उनका रीजन है रिपल्सिव फोर्स कॉल्ड एनाफेजिक मूवमेंट। क्या? रिपल्सिव फोर्स कॉल्ड एनाफेजिक मूवमेंट। लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एकेडमिक से लेके कंपटीशन एग्जाम तक के लिए। ठीक है, अब मूव करते हैं एनाफेज के अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट आपसे ये कहता है एनाफेज का, एनाफेज मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय द रीपॉलीमराइजेशन ऑफ कंटिन्यूअस फाइबर। ये जो आपका एनाफेजिक मूवमेंट है ना, इसमें रीपॉलीमराइजेशन होता है, मतलब पॉलीमराइजेशन बार बार होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें रीपॉलीमराइजेशन होना ज़रूरी है। एंड व्हाट डज इट मीन पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि एक कोई छोटी सी यूनिट ले लो, वो छोटी सी यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करती है और एक साथ जोड़ के एक लॉन्ग चेन बना देती है, एन नंबर ऑफ चेन बनाती है, जहाँ पे हम उसे काउंट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और वो बार बार होने लगे तो उसे कहते हैं रीपॉलीमराइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है कि जो कंटिन्यूस फाइबर फॉर्म होता है रीपॉलीमराइजेशन पे, और साथ ही साथ डीपॉलीमराइजेशन भी होता है, क्योंकि वहाँ पे क्रोमोसोमल फाइबर्स भी होते हैं, जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं, हमें क्रोमोसोमल फाइबर्स का डीपॉलीमराइजेशन करना है ताकि जो बड़े
फाइबर्स हैं वो छोटे में आ जाए, टुकड़ों में आ जाए, क्योंकि हमें थ्रेड नहीं चाहिए, हमें क्रोमोसोम्स चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ इनका इंटरजोनल फाइबर जो है वो भी एक्सपैंड करता है ना, एक्सपेंशन होता है। ठीक, अब एनाफेज के अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो एनाफेज का अगला पॉइंट है द सेंट्रोमियर फेज फेजेस टू इक्वेटर टुवर्ड्स इक्वेटर। तो आपका जो सेंट्रोमियर है, आपके क्रोमोसोम का बीच वाला पार्ट, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, वो इक्वेटर की तरफ आ जाता है। इसको डायग्राम में हम देखेंगे। उससे पहले लास्ट पॉइंट इसका ये कहता है एनाफेज का, शेप ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड एट एनाफेज। इसके पहले वाले फेज में हमने स्ट्रक्चर साइज की बात करी थी, और यहाँ पे शेप की बात हो रही है कि क्रोमोसोम का शेप को अच्छे से स्टडी कहाँ कर सकते हैं, एनाफेज। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे कि इसमें कहा कि जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है वो आपके स्पिंडल फाइबर से होता हुआ पोल की तरफ चला जाता है। ये देखो, तो दिख रहा है क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए और ये डिवाइड होके पोल्स की तरफ मूव करने लगे। अब ये क्यों मूव करने लगे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसे एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, समझ आया। तो ये डायग्राम था आपका एनाफेज का। ठीक है, अब बात करते हैं अगले फेज की। जो एनाफेज के बाद वाला फेज है उसका नाम है आपका टीलोफेज, और ये इसका आखिरी फेज है और सबसे इंपॉर्टेंट भी फेज है, क्योंकि अभी तक जो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स का डिवीजन हुआ, उसके बाद वही क्रोमोसोम अपने स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करते हैं, जिसके वजह से नया न्यूक्लियस बनता है, ये डॉटर न्यूक्लियाई बनता है। तो हम बात करते हैं इसके टीलोफेज के सबसे पहले पॉइंट की बात। तो टीलोफेज का सबसे पहला पॉइंट आपसे ये कहता है कि chromosomes reach the poles by the spindle fiber and form two groups। रिपल्सिव फोर्स काम आया, और उसके साथ साथ आपका स्पिंडल फाइबर काम आया, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स दो टुकड़ों में डिवाइड हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, और वो पोल्स की तरफ चले गए विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर और रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है क्रोमोसोम्स begin to uncoil and form a chromatin net। ध्यान देना, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो अनकॉइल होता है। पहले कॉइल होके चेक हुआ था, कंडेंस हुआ था, फिर अनकॉइल होके वो फिर से क्रोमेटिन नेट बनाता है। क्रोमेटिन नेट का फॉर्मेशन फिर से करता है। ठीक है, समझ आया? हाँ आया। वीडियो को प्लीज लाइक भी तो कर दो। टीलोफेज की बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो इसमें अगला पॉइंट ये कहता है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर। ये चीज़ मैंने आपको ध्यान देनी होगी, मैं ये बताना चाहूँगा आपको ये, कि इस फेज़ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियोलस होता है, इसमें ये फिर से दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके पहले बाकी सारे फेजेस में वहाँ से वो डिसअपियर हो जाते हैं और यहाँ पे रीअपियर हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसके अगले पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं कि टीलोफेज का अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है। इन एनिमल सेल्स एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर इन टीलोफेज, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, इस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, गायब हो जाती है, क्योंकि दिस इज द फाइनल stage where cell nucleus get starting to divide and separate from each other to make new two daughter nuclei। ठीक है, यहाँ पे दो नई डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होने वाला होता है, इस वजह से ये आपके एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं। उसके साथ साथ टू सेंट्रियोल पेयर ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू क्रोमोसोम। मैंने अभी कहा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो फिर से जो डिवाइड होके अलग अलग ग्रुप में बन गए ना, वहाँ पे क्रोमोसोम के सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ जुड़ के फिर एक पूरा पूरा क्रोमोसोम बनाते हैं। सेंट्रोजोम्स वो देमसेल्फ, जो उनके सेंट्रोजोम्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, दोनों जुड़ेंगे फिर सेंट्रोजोम बनाएंगे, फाइनली आपका क्या बनेगा, एक क्रोमोसोम। इन प्लांट सेल्स द स्पिंडल फाइबर्स disappears from near the poles but remain intact towards the equator। तो इसमें जैसा कि बताया कि जो प्लांट सेल होते हैं इनमें स्पिंडल फाइबर जो होता है वो डिसअपियर होता है नियर द पोल्स बट रिमेन इंटैक्ट टूवर्ड्स द इक्वेटर। पोल्स के पास से ही अलग होने लगता है, लेकिन इक्वेटर पे आपको दिखाई देगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें टीलोफेज में ये कहता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म। साइटोस्केलेटन मैंने बताया था कि जो होते हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन टीलोफेज में वो वापस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो सेल बनी है वो नई सेल है, इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसको डायग्राम में देखते हैं। तो आप अगर डायग्राम में देखने की कोशिश करें टीलोफेज को, तो आपका टीलोफेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखो,
ये आपका सेल फरो बन गया, मतलब एक ग्रुप बन गई जहाँ से सेल डिवाइड हो गई। न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, सेंट्रियोल्स अलग अलग हो चुके हैं और ये न्यूक्लियर एनवेलप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यही फर्दर क्या होगी, सेल डिवाइड हो जाएगी और 2 डॉट एसिड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था, क्योंकि और ज़्यादा बताने की वजह से आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से आज इतना ही। और इसके बाद आज का 2 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। इन विच फेज सेंट्रोमियर स्प्लिट इनटू टू फ्रॉम मिडल। कौन से फेज में जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाते हैं मिडल से, बीच से। ये आपको क्वेश्चन अगर आपको याद हो, पिछले मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, ध्यान से वीडियो को देखिए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो कमेंट भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लें। अगला क्वेश्चन है, इन विच फेज न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन रीअपीयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हाँ, शेयर करना नहीं भूलना। साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।